हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरव लक्ष्य। मैं हूं हाउ टू स्पीक इंग्लिश पे। ओके, और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया है कि आज अंग्रेजी सीखना कितना सरल और आसान हो गया है। अंग्रेजी के नाम पे ही हमारे बहुत से मित्रों के दिलों और दिमाग में ये बैठ जाता है कि अंग्रेजी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट भाषा है और मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। मैं गारंटेड 100% आपको अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। आज के डेट में अन्य भाषा की तरह अंग्रेजी सीखना भी बहुत ही सरल और आसान हो गया है, किंतु उसके लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे और आप अंग्रेजी कि मेरे प्रत्येक सीरीज को देख पाएंगे, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सरल तरीके के साथ अंग्रेजी सीख पाएंगे और बहुत ही कम समय में आप भी फ्लुएंटली और अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड पावर वोकेबलरी के साथ साथ सेंटेंस का अनुवाद भी आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस का अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए आपको इंग्लिश में टेंस, जो कि अंग्रेजी का रूट यानी जड़ कहा जाता है, उसका नॉलेज होना अनिवार्य है। बिना टेंस के नॉलेज का आप अंग्रेजी ना तो लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो यदि आपको अंग्रेजी बोलना है, आप भी अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो में स्टार्ट से एंड तक बने रहिए। आज मैं उसी अंग्रेजी के जड़ कहे जाने वाले टेंस के विषय में पढ़ेंगे। टेंस क्या है? टेंस यानी काल। टेंस यानी काल या समय। टेंस यानी काल या समय। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय तीन प्रकार के होते हैं। समय तीन प्रकार के होते हैं। एक वो जो बीत चुका, एक वो जो कंटिन्यू है, जो अभी चल रहा है, और तीसरा वो जो आने वाला है। तो समय को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इसीलिए हम जो कुछ भी बोलते हैं वो भी हम इसी तीन समय में बोलते हैं। या तो हम पास्ट में बोलते हैं, या फिर प्रेजेंट में बोलते हैं, या फिर फ्यूचर में बोलते हैं। तो इसके लिए टेंस के इन तीनों रूपों को जानना अनिवार्य है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन्हीं तीनों टेंस पे सारा काम होता है। ओके, तो सबसे पहले हम टेंस के विषय में जानेंगे। अब बात रहा कि क्या जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं, जो भी वाक्य हम बोलते हैं, वो इस टेंस में केवल समय पे चलता है? जी नहीं। टेंस का मतलब समय प्लस काम यानी वर्क। समय के साथ काम किए जाने वाले काम
को ही टेंस कहते हैं। ठीक है, तो समय को तो आप जान ही चुके हैं, इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया है। अब इन तीनों के प्रत्येक को चार अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, इसके वर्क के अनुसार, इसके काम के अनुसार, जिसमें पहला आता है इंडिफिनिट, दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा आता है परफेक्ट, और चौथा आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसे इन चार भागों में डिवाइड किया गया है इनके वर्क कार्य के अनुसार। अब जैसा कि आप जानते हैं, इनडिफिनिट एक होता है डेफिनिट और दूसरा होता है इनडिफिनिट। डिफिनिट मतलब होता है निश्चित, वहीं इनडिफिनिट का अर्थ हो जाएगा अनिश्चित, अर्थात जो निश्चित ना हो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वो कार्य होते हैं जो निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, जिससे ये पता ना चले कि कार्य कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा या कब तक चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया अनिश्चित यानी इनडेफिनिट। दूसरा है कंटिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यू है, जो जारी है, वह कार्य जो जारी है, अभी चल रहा है। ठीक है, और तीसरा हो गया परफेक्ट यानी पूर्ण। इसके अर्थ से ही ये पता चलता है कि ये वह कार्य है जो पूर्ण हो, जो परफेक्ट हो, अर्थात जो हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, और फिर चौथा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, अर्थात इसके अंतर्गत ये वो कार्य होते हैं जो पूर्ण हो चुका है। ठीक है, और जारी भी है, पूर्ण होने के साथ साथ जारी भी है। ठीक है, तो इसे यदि आप अभी नहीं समझे होंगे तो मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसे बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाऊंगा। इसके लिए बस आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। अंग्रेजी सीखना है ना, तो यदि अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो बस मेरे वीडियो को आप फॉलो करते रहिए। बहुत ही कम समय में आप भी अंग्रेजी बोलना शुरू कर दीजिएगा। और देखते जाइए कि मैं टेंस को किस प्रकार यूं चुटकी के साथ आपको जो है सो इजीली समझा देंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। अब ये चारों भाग जो कि इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये चारों कार्य ना केवल प्रेजेंट के साथ बल्कि पास्ट और फ्यूचर के साथ भी सेम कंडीशन से लागू होता है। क्योंकि प्रत्येक काल में, प्रत्येक समय में उसके कार्य के अनुसार, काम के अनुसार उसे डिवाइड किया गया, और प्रत्येक काल में उसके कार्य कुछ इसी प्रकार होंगे। या तो कार्य अनिश्चित होंगे जिससे उसकी निश्चितता का पता नहीं चलता है, और या तो वो कंटिन्यू होंगे या फिर वो पूर्ण होंगे, हो चुका होगा। ठीक है, या फिर पूर्ण भी होंगे और जारी भी होंगे। ठीक है, तो अब मैं सर्वप्रथम प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चर्चा करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का। इसे मिटा लेते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ये बहुत ही आसान है। नंबर 1, इसे सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसे सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है। अब जब मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात करता हूं तो यहां पे
इससे ये पता चलता है कि इसके अंतर्गत वो सेंटेंस आने वाले हैं जो वर्तमान समय में होता है और साथ ही जिससे उसकी निश्चितता का पता ना चले, अनिश्चित हो। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक है। अब इससे ये नहीं आपको पता चलता है कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं और कब तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये अनिश्चितता है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, कब स्टार्ट किया कब खत्म करेंगे, ये अनिश्चित है। इसलिए इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के श्रेणी में रखते हैं। इसके पहचान के और भी तरीके हैं, मैं बताऊंगा, बस आप वेट कीजिए, ठीक है। तो इसे हम बनाते हैं आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। अब इसमें यहां पे तीन अलग अलग, एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा वर्ब हो गया और तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपने मेरे लास्ट वीडियो में तो जाना ही होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सब्जेक्ट ये वो होते हैं जो कार्य करता हो, जो काम करता हो, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। वर्ब वो हो गया यानी क्रिया जिससे किसी काम के होने या जाने का बोध हो, उसे हम वर्ब क्रिया कहते हैं। और तीसरा है ऑब्जेक्ट, जिस पर क्रिया का फल पड़े, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहां पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हिंदी अनुवाद में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट और तब वर्ब होता है, ठीक है। परंतु इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में जो है वर्ब जो है हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले यूज होता है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद आप हमेशा वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिएगा। अब ये वर्ब या तो एक्शन वर्ब हो सकते हैं, यानी मुख्य वर्ब, मेन वर्ब हो सकते हैं, या फिर एक्सोलरी वर्ब हो सकते हैं। एक्सोलरी वर्ब को हम अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं या हिंदी में सहायक क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि हमारे कुछ मेन वर्ब ऐसे हैं, खास करके V3 और V4, जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ चलता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। ओके, और कुछ वर्ब जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 5 ऐसे हैं जो कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब के भी चलते हैं। ओके, तो इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, बस आप बने रहिए, कहीं मत जाइए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो ये था। अब इसमें आप तो ये जानते ही होंगे कि वर्ब को 5 अलग अलग भागों में, मेन वर्ब को, एक्शन वर्ब को 5 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो वर्ब 1 यूज होगा या वर्ब 5 यूज होगा। हमेशा वाक्य के साथ, सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब 1 यूज होगा या वर्ब 5 यूज होगा। ओके, इसको आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। अब मैं इसके कुछ हिंदी अनुवाद के पहचान के तरीके बताता हूं, जो आपको ये बहुत ही इजी बना देगा पहचानने के लिए। इसका बहुत, आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य को पहचानने का एक और बहुत ही सिंपल तरीका है कि जिस वाक्य के क्रिया ये वर्ब हो गया, पढ़ाना, ठीक है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के साथ ता हूं, ती हूं, ते हैं, ती है इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और अंग्रेजी में इसके पहचान के नियम है, इसका स्ट्रक्चर है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या 5
प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पे प्रत्येक स्ट्रक्चर को हम 4-5 अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। एक हो गया अफर्मेटिव अर्थात पॉजिटिव, दूसरा हो गया निगेटिव, तीसरा हो गया इंट्रोगेटिव और चौथा हो गया निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसे स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पे ये जो मैंने V1 और V5 का चर्चा किए हैं, तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ V1 यूज होगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ V5 यूज होगा। तो आपको मैं अभी उसी पे लेके आ रहा हूं, आप बस मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप मेरा लास्ट वीडियो देखिए, उसमें मैं पर्सन को एक्सप्लेन किया हूं, बताया हूं। तो यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे, अर्थात ही, सी, इट या सिंगुलर नेम में रहे, तो आप वर्ब के साथ वर्ब 5 V5 का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, V5 जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। यदि हम यहां पे गो को लेते हैं तो गो वर्ब 1 है और वर्ब 1 हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। गो जिसका वर्ब 2 हो गया वेंट, वर्ब 3 हो गया गोन, वर्ब 4 हो गया गोइंग और वर्ब 5 हो गया गोज। ठीक है, तो यहां पे हम वर्ब 5 का इस्तेमाल करेंगे। कब? यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो। अदरवाइज बाकी सभी के साथ जैसे आई, वी, यू और दे के साथ आप वर्ब 1 का ही इस्तेमाल कीजिएगा। क्लियर? अब इसका निगेटिव फॉर्म की ओर चलते हैं। ठीक है, ये तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव था, अब इसका निगेटिव फॉर्म देखते हैं। निगेटिव फॉर्म में क्या है कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग किया जाता है। डू या डज, उसके बाद नोट, फिर वर्ब 1, फिर अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पे अब आप देख रहे हैं कि यहां पे मैंने V1 या V5 नहीं लिखा है, केवल V1 लिखा है, यानी वर्ब का पहला फर्स्ट फॉर्म। वैसा इसलिए क्योंकि यहां पे मैंने डू और डज को रखा है। यहां पे ही मैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार एस या ईएस लगा लूंगा, इसलिए वर्ब के साथ मुझे एक्शन वर्ब के साथ अलग से एस या ईएस यानी वर्ब 5 लगाने का जरूरत नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से सवाल उठता है किसके साथ डू और किसके साथ डज। सेम प्रक्रिया जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही सी इट नेम या ही सी इट नेम रहे तो आपको डज का इस्तेमाल करना है और बाकी सभी के साथ डू का इस्तेमाल करना है। इट्स क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, ठीक, आई गो टू स्कूल। क्लियर? ये सब्जेक्ट हो गया, आई ये वर्ब हो गया और ये अदर वर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किंतु यदि यहां पे रहे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता
है। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि वह यानी ही थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, गोज। सॉरी, ही गोज टू अ स्कूल। ठीक है। और यदि यही निगेटिव फॉर्म में रहे तो हो जाएगा ही डज नॉट गो वर्ब 1 टू अ स्कूल। ओके, ही डज नॉट गो टू अ स्कूल, दैट्स क्लियर। और यदि यही मैं स्कूल नहीं जाता हूं रहता तो हो जाता आई डू नॉट गो टू अ स्कूल। आई डू नॉट गो टू अ स्कूल, दैट्स क्लियर। ठीक इसी प्रकार से इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। आइए अब इंट्रोगेटिव फॉर्म को देखते हैं। ये बहुत ही आसान है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव फॉर्म सबसे पहले यह समझिए कि इंट्रोगेटिव फॉर्म दो प्रकार से होते हैं। एक वो वाक्य जिसके स्टार्ट में ही, शुरू में ही क्या लगा हुआ हो, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या मैं स्कूल जाता हूं। ओके। और दूसरा वो जिसमें क्या वाक्य के बीच में आया हो, जैसे तुम क्या स्कूल जाते हो, तुम क्या अंग्रेजी सीखते हो, क्या आप क्या अंग्रेजी पढ़ाते हैं, आप अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं। ओके। आप स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो। तो इस तरह के ये दो प्रकार के होते हैं, दोनों को ही मैं बारी बारी से बताऊंगा। तो वैसे वाक्य जिसमें क्या शुरू में आया हो तो उसके लिए क्या करते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट रख लेंगे। यदि इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी है तो यहां पे आप नोट लगा सकते हैं, और यदि नहीं है तो नोट नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड, दैट्स क्लियर, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे ये इसका स्ट्रक्चर हो गया निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव फॉर्म का। यहां यदि आप चाहें तो इस नोट को इसके साथ ही, जैसे कि डोंट या डजंट भी यूज कर सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। और इसमें जो है सो लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स दिया जाता है। ये तो लिखने की भाषा है, हम लोग बात कर रहे हैं अंग्रेजी सीखने की। तो ये फॉर्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव टेंस बनाने का। मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो। मैंने जैसा कि आप स्ट्रक्चर में बताया है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले यू थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए इसके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे, डज का नहीं। डू यू गो टू अ स्कूल, दैट्स क्लियर। यदि इसमें नोट लगा रहता क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यहां पे डू यू नोट यूज कर देते। ओके। या फिर डोंट यू गो टू अ स्कूल। इट्स क्लियर, बहुत ही सरल है। अब यदि इसके दूसरे भाग वाले इंट्रोगेटिव हो जिसमें क्या वाक्य के बीचों बीच आया हो, जैसे तुम क्यों स्कूल जाते हो, क्या तुम क्या स्कूल जाते हो, तुम कब स्कूल जाते हो,
तो इस तरह के यानी क्वेश्चन वर्ड आया हो तो वहां पे हम इसको मिटा लेते हैं, वहां पे हम इसको इस प्रकार बनाएंगे, जैसे तुम क्यों स्कूल जाते हो। तो इस प्रकार के इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को आगे लिख देंगे, व्हाई, यानी इसके पहले आप जो है सो क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिएगा व्हाई। उसके बाद फॉर्मूला सेम रहेगा, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, ओके। और इसी में यदि रहे तुम क्यों स्कूल नहीं जाते हो, ओके, तो क्या करेंगे, व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, या व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी यदि आप में से किन्हीं को कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब इसे जो कि आप अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीनों रूप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़े हैं, आप इस पे जबरदस्त प्रैक्टिस कीजिए, आप इस पे 10-20 वाक्य अंग्रेजी में बनाइए, ठीक है, और उसको बोलिए, क्योंकि मैंने जब आपको बताया है कि अंग्रेजी एक भाषा है जिसे सीखने के लिए आपको बार बार उस पर प्रैक्टिस करना होगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर मेरा वीडियो आपको देखना बेकार है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी दूसरी भाषा को सीखने के लिए उसके लिए आपको उस पर प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया है, इस पे आप जबरदस्त प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टेंस के दूसरे रूप कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।